हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास में कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 को। इसके पहले आर्टिकल 370 के ऊपर एक लेक्चर और लिया गया था जहां पे हम लोग बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को लेकर के, साथ ही साथ कश्मीर मुद्दा क्या था उस पर काफी हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं मैं चाहूंगा पहले आप पुरानी क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो लोग नए हैं एक चीज उनसे और कहना चाहूंगा, इस चैनल पर अगर किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि उसको आप पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और यहां पर सभी विषय फुल डिटेल पढ़ाए जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो उसकी पूरी डीप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 370 को। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी बात खत्म किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। मैंने आपको बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं। और ये एक्सेशन जो होता है किन दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ऐसा क्यों होता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, थोड़ी सी पीछे की बात मैं आपको बता दूं ताकि आप पीछे की चीजों को कोरिलेट करके आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह से अफगान से सिपाहियों को बुलाया करके, जिसको हम कबायली बोलते हैं या पख्तूनी बोलते हैं, ठीक है, उन पख्तूनी सिपाहियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में दंगे फसाद शुरू कराए थे। और जब उसकी जांच कराया महाराजा हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ही क्यों, क्योंकि उस समय महाराजा हरि सिंह ही जम्मू कश्मीर के क्या थे, राजा थे। तो महाराजा हरि सिंह ने जब जांच कराया कि इस दंगे के पीछे हाथ किसका है, तो उन्हें पता चलता है कि इस दंगे के पीछे कबायली लोगों का हाथ है जो कि भेजे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो कबायली लोग हैं, ठीक है, इन कबायली लोगों को पकड़ा जाए और उनको मारा जाए। हालांकि जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि ये कबायली धीरे धीरे कहां तक पहुंच चुके थे, उरी तक पहुंच चुके थे। कहां तक, उरी। ये वही जगह है दोस्तों जहां पर पिछले ही 2 साल पहले वहां पर क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो एक बड़ा मामला था जिसके बाद हम लोग देखे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक 1, ठीक है, इस बार तो हुआ जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 था, इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक 1 था, तो सारी चीजें हुआ था। उसी तरह से दोस्तों आपको पीछे की चीजें लेके चलनी है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जब उरी तक पहुंच जाती है पख्तूनियों की सेना, तो अब इनको लगता है कि पूरा कश्मीर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर का विलय ना तो भारत में होगा ना ही पाकिस्तान में होगा। उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास जा नहीं सकते थे हेल्प मांगने के लिए, तो जाहिर सी बात है किसके पास आते, वो भारत के पास आते। और वो आ गए हेल्प मांगने के लिए किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई हम तो आपका साथ नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि इसके पहले एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो चुका था। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या था कि जो कश्मीर है उसका विलय ना तो पाकिस्तान में होगा ना ही भारत में होगा। हालांकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होगा वो खुला रहेगा, रास्ते खुले रहेंगे, सब कुछ ओपन रहेगा, लेकिन उसका विलय नहीं होगा। वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहता था। ठीक है, तो उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का हवाला देते हुए कहा भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे और हम मदद क्यों करें, आपके ऊपर हमला हो रहा है आप समझो। ठीक है, लेकिन राजा हरि सिंह ने कहा नहीं आपको मदद करना पड़ेगा, और तब साइन होता है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये क्यों साइन होता है, क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि आपको भारत में विलय करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा देखिए 100 की सीधी एक बात है कि हम कश्मीर का विलय तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक कुछ नियम कानून बनाए गए, कुछ जो है संधि के लिए कुछ नियम बने, और उसके बाद ये हुआ कि ठीक है हम कश्मीर को जो भारत में जो विलय कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। वही कंडीशंस क्या है, आगे चल के कहलाता है आर्टिकल 370 में उन कंडीशन को शामिल किया गया। एक्चुअली में 370 का जो पूर्ववर्ती रूप है वही क्या है, वही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो इधर क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है दोनों लोगों ने साइन कर दिया, और उसके बाद भारत जो है वो एथोराइज हो गया किसके लिए, कि कश्मीर में जो उत्पात हो रहे हैं, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए। उसके बाद भारत ने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी, जो सेना था, जो बटालियन थी, उनको ऑर्डर दिया कि आप जाओ और कश्मीर में जो दंगे फसाद हो रहे हैं उन पे कंट्रोल करो, उनको जो यहां से हटाओ। अब एक बात बताओ, अगर यहां की आर्मी उनको हटाने जाएगी तो क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा, कभी नहीं चुप बैठेगा।
करेगा, यानी वो अपोज करेगा, और अपोज हुआ भी। अपोज होता है तो शुरू हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अभी अभी तो आजादी मिली थी, अभी अभी तो आजादी मिली थी 47 में, और तब तक क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है, 1948 में, और ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने लगता है। अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, अब ये मामला पहुंच जाता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। आप हर बार देखते हो कि जब भी किसी देश के बीच में लड़ाई होती है तो तुरंत सारे देश क्या जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाया गया एक संघ है जिसमें बहुत ज्यादा देश जो है उसके मेंबर हैं, ठीक है। तो वहां पे पहुंच जाता है मामला। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि एक काम करिए, पहले आप जहां हो वहीं पर रुक जाओ, आपको लड़ाई नहीं करनी है। अब आप कहोगे कि हम यूनाइटेड नेशन की बात ही क्यों माने, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का भारत संस्थापक सदस्य रहा है, ठीक है, और बहुत सारे देश वहां पे रहे हैं। तो उनकी बात, अगर हमको सबके साथ रहना है, समाज में जिस तरह से व्यक्ति को रहना है, तो समाज के अपोज व्यक्ति नहीं जा सकता, उसी तरह से समाज की बातें माननी पड़ती है। ठीक उसी तरह से यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे देश थे, तो उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन अगर कोई बात कर रहा है तो हमारे देश को मानना पड़ेगा, ठीक है, हम एक कंडीशन में बंधे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे देश हैं और बात मानेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, वहां पर रोक लगा दिया कि जो लोग जहां पे पहले वो लोग वहीं पर स्थिर हो जाएं, और उसने खींच दिया एक सीज फायर लाइन। जो आप सुनते हो कि भाई पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन का उल्लंघन किया, पाकिस्तान का चैनल उठा के देखोगे, न्यूज चैनल उठा के देखोगे तो वो कहेगा कि भारत ने सीज फायर लाइन का उल्लंघन किया। सुनते हो ना, वही सीज फायर लाइन। वो क्या हुआ कि एक फायर लाइन, एक लाइन बनाया गया कि भाई इसके एक तरफ आप रहेंगे, इसके एक तरफ दूसरी पार्टी रहेगी, और दोनों लोगों में क्या होगा, कोई भी सेना इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस करती है तो फिर जान लो यूनाइटेड नेशन के आदेश के खिलाफ आ जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी फिर। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीज फायर लाइन इसी समय खींच दिया गया, और इसके बाद यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुछ 5 देश हैं, पहले वो बिग 4 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी मैंने क्लास लिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए और देखिए, ठीक है। वहां पर मैंने आपको डिटेल से संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताया है और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि हम एक मेंबर भेजेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी में कुछ मेंबर रखेंगे। वो मेंबर भारत और पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे और वहां के हालात को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो विवाद है इसको कैसे सुलझाया जाए, इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और उस समय दोस्तों एक कमीशन भी बनता है, UNCIP, ठीक है, UNCIP। देखिए सब नए नए नाम है, आप लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोगों के बारे में क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि देखिए जब कश्मीर मुद्दा है, इसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप किसी से पूछो भाई कश्मीर मुद्दा क्या है, या किसी से ऐसे पूछ दो कि आर्टिकल 370, हमको पढ़ना है आर्टिकल 370, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी पूरी थ्योरी देख रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, 2 ही लेक्चर है, तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों UN माने क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, C फॉर हो जाता है यहां पर कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया, I फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये कमीशन बनता है दोस्तों, और इस कमीशन में कुछ मेंबर रखे जाते हैं, ठीक है। वो मेंबर भारत के दौरे पर आते हैं, और भारत के दौरे पर आने के बाद उन्होंने 3 चीजें कहा। पहला कहा कि जो कबायली लोग हैं, जो पख्तूनी सिपाही आ रहे हैं, इनको वापस भेजा जाए, यहां से भगाया जाए इनको, ठीक है, ये कोया। दूसरा कहा गया कि जो दोनों देश की सेनाएं हैं वो अपने अपने स्थान से पीछे हट जाएं, थोड़ा खिसक जाएं, जगह बनाए, ठीक है, खिसक जाएं पीछे। और तीसरी बात कहा कि जम्मू कश्मीर का विलय कहां पर होगा, ये जनता से पूछा जाएगा, ठीक है, ये जनता से पूछा जाएगा। 3 डिसीजन आया किसका, UNCIP का डिसीजन आया, ठीक है। एक चीज और बता दूं, जिस समय में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, ठीक है, उस समय पाकिस्तान इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का विरोध कर रहा था, कह रहा कि हम मानेंगे ही नहीं कि जम्मू कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह हैं, इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया, हम इस बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई, उन्होंने तो भारत आके साइन किया था, दिल्ली आकर के बैठ के हस्ताक्षर किया था, ठीक है, उनका पूरा प्रमाण मौजूद है, तो आप क्यों नहीं मानोगे। वो कहते हैं इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हरि सिंह एक अनपॉपुलर किंग है, और जो मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर की वो मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य रियासत है, और वहां पर एक अनपॉपुलर, यानी लोगों के द्वारा उतनी मान्यता नहीं है राजा हरि सिंह को, ठीक है, तो एक अनपॉपुलर किंग है, इस वजह से उसके द्वारा किए गए इस एग्रीमेंट को हम नहीं मानते। इसी वजह से दोस्तों आर्टिकल 370 आगे चल के बनता है। क्यों? क्योंकि ये शुरू से उसका अपोज करता रहा कि मैं उस चीज को मानता ही नहीं। लेकिन सही बात क्या है, सही बात तो मैंने आपको बता दिया। अरे भाई गुलाब सिंह ने अपने जेब से 75 लाख रुपए देकर के अंग्रेजों से कश्मीर को खरीदा था, वो कहां जाएगा,
उन्होंने खरीदा था, तो उनका अधिकार बनता है कि वो कश्मीर को जहां चाहे, जैसे भी चाहें, अगर चाहे एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे भी चाहे उसका विलय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पूरा अधिकार उनके पास सुरक्षित था, है कि नहीं? ये चीजें माननी चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। खैर बात की बात है। तो यहां पर ये यूएनसीआईपी जो आया उसने ये निर्णय दिया। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद अब देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि लोग दोष देते हैं कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने ये आर्टिकल 370 बनाया ही क्यों? लोग मतलब जो नहीं जानते हैं उनको क्या, उनको बक देना है मुंह से? उनको पता थोड़े भारत की सिचुएशन क्या है, ठीक है? अरे बोल दिया फटाक से। अरे जब उस स्थान पे रहते हैं, वो सिचुएशन उनके ऊपर होता, तब उनको समझ में आता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जो रियासत चाहे स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है, उसको जबरदस्ती नहीं मिलाया जाएगा। अगर मिलाया जाएगा तो हमारे ऊपर अभी भी क्या था? ब्रिटिश का कंट्रोल था। हमारी आर्मी में ज्यादा आर्मी किसके हिस्से की थी? ब्रिटिश के हिस्से की थी। अभी हम लोग उतने ज्यादा स्टैंड नहीं हुए थे। अभी तो आजाद हुए हैं। अभी तो हम लोग क्या हुए? अभी तो आजाद हुए। अभी तो पता ही नहीं था यार स्टैंड कैसे करना। पहली बार आजादी मिली थी, पहली बार 300-350 साल की गुलामी झेलने के बाद पहली बार आजादी मिली थी, ठीक है? तो उसके बाद अब नेहरू जी को लगा कि अगर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हम लोग साइन कर लिए हैं तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए, इस जम्मू कश्मीर को अपने संविधान में दिखाना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने हम बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर हमारा क्या है? हिस्सा। ये जो भारत होता है कि भारत इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा, ये सबसे बड़ा श्रेय किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उन्होंने दौड़ धूप करके 565 रियासतें जो थी ना, उनको तोड़ जोड़ करके किसी तरह मैनेज करके पूरा एक अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों ये छोटी छोटी रियासतें थी, किसी को किसी से मतलब नहीं था। हर राजा एक दूसरे की जान के ऊपर तुले रहते थे। होता था कि नहीं? आप ही बताओ, होता था कि नहीं? भाई जयचंद को क्या जरूरत थी कि मोहम्मद गौरी को बुलाने गया? क्या जरूरत थी कि वो मोहम्मद गौरी यहां आया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किया? भाई वो भी तो एक भारतीय था, उसे एक भारतीयता का फर्ज निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? वही चीजें होती। इसी तरह बाबर को बुलाया गया राणा सांगा से लड़ने के लिए, ठीक है? तो तमाम चीजें थी। तो ये चीजें आप समझिए। हालांकि उस बीच में आपको और भी पता होगा कि राणा सांगा भी इस चीज में शामिल थे, इब्राहिम लोदी से लड़ाई कराने के लिए। तो बहुत सारी कहानियां मैं आपको बता चुका हूं। ठीक उसी तरह से यहां भी चीजें थी। खैर चलिए यहां पे बात समाप्त होता है। इसके बाद ये होता है, नेहरू जी को लगता है कि पहले हमारे पास एक ही मुद्दा है, अभी तो हमारा संविधान बन ही रहा है, क्योंकि संविधान सभा बन चुकी थी, प्रारूप समिति बन चुकी थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है? उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिनके ड्राफ्टिंग कमेटी वो भीमराव अंबेडकर। तो उनका काम क्या था? पूरे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो ये हुआ कि पहले हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर को अपने संविधान में एक स्थान देते हैं, और तब बना क्या? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के ऊपर क्या किया गया? एक स्पेशल प्रावधान किया गया। आर्टिकल 370 जो एक स्पेशल प्रावधान करता है कुछ विशेष राज्यों के लिए, और उसमें डाला गया किसको? जम्मू कश्मीर को डाला गया। फिलहाल सुनिए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि अंबेडकर जी आप एक काम करिए, जम्मू कश्मीर को हमारे संविधान में लेके आइए और उसके लिए एक स्थान बनाइए, इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान करिए। और इसके बाद पता क्या हुआ? इसके बाद हुआ है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं ड्राफ्ट कर सकता, मैं जम्मू और कश्मीर के संविधान को ड्राफ्ट नहीं कर सकता। नेहरू जी ने कहा ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? उसको अगर हम शामिल नहीं करेंगे, यानी हम खुद ही मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमको अपने संविधान में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि भाग 1 और अनुच्छेद 1 में आप क्या देखते हो कि भारत राज्यों का एक संघ है, और उसके क्या है 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शुरू में तो अलग थे, 14 थे, वो अलग चीजें हैं। तो ये जो आप बताते हो, ठीक है, क्या है? इससे आप ये बताते हो कि सारे राज्य क्या है? एक यूनियन है। भारत सबको मिलाकर एक यूनियन है, भारत एक संघ है। कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता, अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता। तो जम्मू कश्मीर को भी हमारे संविधान में शामिल करने के लिए कुछ करिए, ठीक है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा जी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा क्यों नहीं कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा भाई वहां पे असमानता है, वहां पे क्या है? असमानता है, यानी वहां पे हिंदू और मुस्लिम का जो रेशियो अलग अलग है, वहां पे अस्थायी सरकार है, वहां पे मैं आपको हाथ नहीं लगा सकता अपना। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब क्या होगा? अब तो बड़ी समस्या आ गई। तो एक व्यक्ति थे गोपाला स्वामी अयंगर, नाम लिख दूं? चलिए यही सब आपके लिए नए नए पॉइंट्स है, ठीक है? गोपाला स्वामी अयंगर, सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति थे गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है? एक ये थे, और एक थे शेख अब्दुल्ला,
शेख अब्दुल्ला का नाम आप पहले भी सुन चुके थे ना। अरे कौन, 1931 में नेशनल कांग्रेस नहीं दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसके हेड थे, प्रमुख नेता थे। तो इन दोनों लोगों ने जिम्मा उठाया कि ठीक है, अगर अंबेडकर जी वहां के लिए ड्राफ्ट नहीं करेंगे कानून संविधान, तो हम लोग ड्राफ्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के हेड तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो संविधान लिखा गया वो इन दोनों के द्वारा लिखा गया, गोपालास्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया। और इसके बाद क्या होता है, उधर लड़ाई चली रही थी तो 1948 में लग जाता है, पूरा इमरजेंसी आपातकाल आ जाता है, खैर वो चलता रहता है। अच्छा, इसके बाद जब आपातकाल वगैरह शांत होता है, समाप्त होता है, तो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिए, उस पूरे रियासत का क्या कर दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है शेख अब्दुल्ला को। क्यों? क्योंकि 1931 से इनकी जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसका एक बहुत बड़ा वहां पे क्या बन गया था, फॉलोअर हो गए थे, उनके बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, तो उनकी बात वहां बहुत चलती थी। तो ये लगा कि वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये सबसे अच्छा चांस है कि शेख अब्दुल्ला को वहां का हेड बना दिया जाए। और एक चीज और बता दूं, जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे शेख अब्दुल्ला, बहुत ज्यादा नजदीकी दोस्ती थी। लेकिन 1953, अच्छा थोड़ी सी पीछे की चीजें मैं और आपको बता दूं, इधर क्या होता है कि 1949 तक हमारा संविधान बन के तैयार होता है। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल लगता है संविधान बनाने में। संविधान बन जाता है, फिर ये होता है पूरा देश अब किया जाए। ये होता है कि यार कि अपने देश में कुछ करना चाहिए हम लोगों को। ये होता है कि पंचवर्षीय योजना बनेगी। ठीक है, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, उसके तहत पंचवर्षीय योजना बनाएगी कि 5 साल का हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान लेके चलते हैं। ये सारा काम हुआ। आगे चल के 1952 में एनडीसी बनता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनता है। और उसके बाद आता है 1953 में दोस्तों एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात को लेकर के होता है? ऐसा लिखा गया है कि ये जो झगड़ा होता है ये इस बात के लिए होता है क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो थे ये जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे को भड़काने के लिए कुछ इस तरह के भाषण दिया करते थे, ऐसा माना गया। ठीक है, और इसी वजह से इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया और 11 साल के लिए इनको जेल भेज दिया गया। हालांकि बीच में निकल के आए थे कुछ समय के लिए, लेकिन वापस फिर इनको जेल भेज दिया गया। तो 11 साल तक ये जेल में भर दिए गए। कहां? एक शुरुआत टाइम में उन्होंने क्या लिखा, जम्मू कश्मीर का संविधान लिखा, ड्राफ्ट किया, वहां के हेड बने, और फिर अचानक से कुछ ही समय बाद क्या हो गया, इनको जेल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि एक तनावपूर्ण माहौल ये क्रिएट कर रहे थे, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसीलिए इनको क्या किया गया, 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जब 11 साल बाद ये निकल के आते हैं, कब? 1964 में। 53 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1964। मैंने कहा ना कि बीच में एक बार निकल के आए थे, फिर ये चले गए थे जेल। 2 बात भी ध्यान रखिएगा, टोटल 11 नहीं था, बीच में कम था, मैंने एक लिख दिया मोटी मोटा ताकि आप 64 पे आ जाओ। दोस्तों आ गया 1964। इसके पहले एक चीज और बता दूं, 1962 में चाइना के साथ भारत का एक युद्ध होता है, इंडो चाइना वार, आप सभी को याद होगा। ठीक है, इंडो चाइना वार। उस युद्ध के बाद पाकिस्तान ने एक रणनीति बनाई कि देखिए भारत की जो स्थिति है वो बड़ी कमजोर हो चुकी है, तो हम उस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। 63 में उसने रणनीति बनाई, 64 में उसको पूरा प्लानिंग बनाया, और 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक युद्ध होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है, यानी आजादी के बाद जो हुआ था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये युद्ध होता है। तो कभी मैं क्लास लूंगा दोस्तों इंडो पाक वार के ऊपर, तो आपको वहां अच्छे से बता दूंगा। हालांकि इंडो चाइना वार जो था इसके ऊपर बहुत बढ़िया मैं क्लास लिया हूं दोस्तों, तो आप सभी आप अपने यूट्यूब पे डालिए कि इंडो चाइना वार 1962 स्टडी 91 आपको दिख जाएगा, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहां देखिए क्या होता है, 1964 में जब ये जेल से निकल के आते हैं तो आके जवाहरलाल नेहरू को समझाने का प्रयास करते हैं, भाई हम बहुत अच्छे थे, हम दंगा नहीं भड़का रहे थे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू को जब समझाने लगे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हमको मत समझाओ, अगर आपको समझाना है तो आप पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान को समझाओ इस तरह की नीतियां वो क्यों फॉलो कर रहा है। और उसके बाद क्या, ये शेख अब्दुल्ला जो थे चले गए पाकिस्तान गए, इनका बड़ा आओ भगत हुआ यहां पर। क्यों? पाकिस्तान चाहता था एक बड़ा नेता उसके पास आ रहा है, वो उसको आकर्षित करना चाहता था ताकि वो उनके फेवर में आ जाए और जम्मू कश्मीर भी उनके फेवर में चला जाए। तुमको मस्का मारना था, तो उन्होंने क्या किया कि इनका खूब आओ भगत किया। लेकिन जैसे इन्होंने अपनी बात शुरू करना चाहा, पता चला कि भारत में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होगी, और बात हो नहीं पाई, वापस वहां से आ गए, कहां पर? भारत आ गए। और भारत आने के बाद कहा जाता है, ऐसा लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर शेख अब्दुल्ला बच्चों की तरह रो रहे थे। ठीक है, तो खैर जो भी था, एक अच्छा रिलेशन था, काफी अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। और 64 में वापस आते ही 65 में पाकिस्तान ने किसी का नहीं सुना और भारत पर हमला कर दिया। 1965 की लड़ाई
बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो याद रखिए। चलिए, फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला का रोल यहां पे खत्म हो जाता है, वापस आएंगे शेख अब्दुल्ला थोड़े देर बाद। चलिए, यहां पे क्या होता है, फिर कुछ समय चलता है, ठीक है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है, उसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार भी होती है, भारत के पास भी थोड़े से बहुत सारे दिक्कतें आती। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो सपोर्ट में आ गया था पाकिस्तान के सपोर्ट में, और अगले प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। उनका एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये कि भारत जो है पाकिस्तान से खुलकर लड़ाई दी, उन्होंने सारी सेना को छूट दे दिया था कि आप खुल के लड़ाई कर सकते हो, और उस लड़ाई में बुरी तरह से पाकिस्तान जो था वो पराजित हुआ था, लेकिन अभी भी उसको अपनी वो चीजें याद नहीं है, शायद वो भूल गया, उसे एक बार फिर से सबक सिखाने की जरूरत है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था और इंडिया का अपोज कर रहा था, ठीक है, वो भी कुछ मामले में खराब सिद्ध हुआ हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारा इंपोर्ट जो था, वहां से गेहूं का आयात होता था, वो बंद हो गया, जिसके कारण हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ऐसे हालात हो गए थे कि हमारे देश के जवानों को एक टाइम खाना खा करके पूरा दिन काटना पड़ता था, क्योंकि अगले टाइम के लिए उनके पास राशन नहीं था। ऐसी बुरी स्थिति में दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान का सामना किया है, युद्ध जीता और भारत को विजय दिलाया है। तो ऐसे शहीदों को, ऐसे सैनिकों को, ठीक है, मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। आपको हमेशा अपने जीवन में देखिए ऐसे सैनिकों को इज्जत करना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, किसी के भी अपोज रहिएगा, लेकिन जो आर्मी है, जो हमारे देश के हित के लिए काम कर रहा है, ऐसे सभी व्यक्तियों का आप साथ दीजिएगा, उसको प्रमोट करने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं 1964 के बाद इनका रोल आता है 1974 में। 64 के बाद सीधे 1974 में आ जाते हैं। 1974 से पहले दोस्तों हरित क्रांति वगैरह आती है, ठीक है। हरित क्रांति भी क्यों आता है, उसका एक रीजन रहता है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका से लाल गेहूं का आयात होता था, जब वो बंद हो जाता है और यहाँ जय जवान जय किसान का नारा लगता है, तो एक तरफ जवान एक तरफ किसान, किसानों को प्रमोट करने के लिए होता है कि यार उनको ज्यादा से ज्यादा गेहूं उत्पादित करना है, इसके लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होना चाहिए। तभी उस समय नाम आया था MS स्वामीनाथन का, ठीक है। MS स्वामीनाथन वही है जिसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसी समय फेल भी हो जाती, एक एक वर्ष की योजना उस बीच चली है, ठीक है। धीरे धीरे भारत स्टैंड होता है, हम पहुंच जाते हैं कहां पर, 1974 में। 1974 में इंदिरा गांधी जो रहती है दोस्तों, ये भारत की प्राइम मिनिस्टर रहती है, ठीक है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी आपको पता होगा कितनी सख्त प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या किया कि शेख अब्दुल्ला जो थे उनसे एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर का CM चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, किसको, शेख अब्दुल्ला को। कुछ ही समय बाद 74 के बाद दोस्तों 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। शेख अब्दुल्ला क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनिएगा खाली कहानी को, ठीक है। शेख अब्दुल्ला की यहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो लड़का था फारूक अब्दुल्ला, क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला को कार्यवाहक नेता के रूप में चुना गया। अगला चुनाव था दोस्तों 1987 में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने थे, उसमें कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है। और यहां पर कौन आ गए थे, फारूक अब्दुल्ला आ गए थे, फारूक अब्दुल्ला, याद रखिएगा, फारूक अब्दुल्ला। तो इंदिरा गांधी के सपोर्ट से, इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी, इन लोगों के सपोर्ट से, ठीक है, ये चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन एक बात याद रखिए, जनता के बीच में जबरदस्त विरोध था, किसके प्रति, फारूक अब्दुल्ला के प्रति, कि फारूक अब्दुल्ला जो है यहां पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण संगठन भी थे उस समय, बड़ा ट्रेंड में चल रहे थे। एक का नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड, याद रखिए, JKLF, ठीक है, जम्मू कश्मीर, L फॉर लिबरेशन, याद रखिएगा, लिबरेशन फंड, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड। और एक और पार्टी थी दोस्तों हम, ठीक है। ये दो संगठन बहुत तेजी से विस्तृत होते थे, वहां मतलब फैल रहे थे, पनप रहे थे, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। हम का क्या था, हिजबुल मुजाहिदीन, क्या था, हिजबुल मुजाहिदीन। दो थे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड, हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है। इनके प्रेशर की वजह से फारूक अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए, बन गए थे CM, इनके पिताजी भी CM थे, शेख अब्दुल्ला भी CM थे, लेकिन इनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद ये होता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट अब क्या करेगी वहां पर, तो एक अलग से दूसरा गवर्नर बना दिया जाता है, जगमोहन को। और जगमोहन जब तक गवर्नर थे दोस्तों, कश्मीर में जो नियम कानून थे एकदम टूट चुके थे। कहा जाता है कि लॉलेस कश्मीर हो चुका था। लॉलेस मतलब किसी तरह का कोई भी कानून नहीं, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। यह बड़ा खराब टाइम था, कश्मीर के लिए बड़ा खराब वक्त था। और शायद यही ऐसा समय था जिस वजह से कश्मीर का आज ये रुख देखने को मिलता है, ठीक है। जहां कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को, तो इन सब सारी चीजों से सरकार भी परेशान हो गई थी। तो एक लॉलेस कश्मीर हो गया जगमोहन के टाइम में। याद रखेगा, फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के बाद अगला गवर्नर कौन बना है, जगमोहन। क्या नाम था उनका, जगमोहन। और इन्हीं के समय में कश्मीर क्या हो गया, लॉलेस कश्मीर, ठीक है, लॉलेस
कश्मीर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कहानी क्या होता है, इसके बाद दोस्तों जब सरकार को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसी बीच में आपको बता दूं एक ऐसा दंगा होता है, एक ऐसा दंगा मतलब उतना बड़ा दंगा शायद आज तक पूरे भारत में ना हुआ हो। यह घटना थी दोस्तों 19-20 जनवरी की, 19-20 जनवरी 1990 की घटना थी, 1990 की घटना थी, और 19 जनवरी की रात को 20 जनवरी की मॉर्निंग में ऐसी घटना घटी कि 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख की बात कर रहा हूं, हजार की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीरी पंडितों को रातों रात जम्मू कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इतना भीषण दंगा वहां शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुस्लिमों को पता चलता था कि वो व्यक्ति हिंदू है, उनको मार दिया जाता था। और एक चीज और बता दूं, कश्मीरी पंडित जो थे, कश्मीरी पंडित विवाद आपने सुना होगा, कश्मीरी पंडित जो थे वो पहले से उनके पास धन जायदाद संपत्ति बहुत ज्यादा होती थी, और शुरुआत में क्योंकि गवर्नमेंट फील्ड में ज्यादा रहते थे, इस वजह से उनके पास बहुत ज्यादा एम्पायर था जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब जान बचाना है तो भागना पड़ेगा, और उसके बाद यहां से 2.5 से 3 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब अपनी जगह को छोड़ करके कहां पे आ गए, दिल्ली के पास एक छोटा सा जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, वहां पर आकर के इन्होंने अपना जगह बना लिया, बसा लिया, और वहीं पे आज तक रह रहे हैं। आज भी वो डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा जगह है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमको दिलाई जाए, सरकार से मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो जम्मू कश्मीर का जो मामला है वही लंबित चल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 370 पर ही सरकार कोई जो है क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बना पा रही, तो इन लोगों का हेल्प कहां से करेगी। तो कुल मिला जुला के कश्मीरी पंडितों के साथ दोस्तों बड़ा अभद्र और बड़ा बुरा बर्ताव हुआ है, और उसके बाद सरकार को लगा कि अब इसका कोई रास्ता नहीं है, और तुरंत हमको जम्मू कश्मीर पे जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो सरकार को लगता है एक ही रास्ता है कि वहां पे अफस्पा लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? अफस्पा। मैं पहले भी आपको दोस्तों अफस्पा के बारे में बता चुका हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, तो अफस्पा के बारे में पता होगा। फुल फॉर्म क्या होता है? एफ आर होता है आर्म्ड, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर, ठीक है, ये स्पेशल पावर है, ठीक है, एक्ट, एफ आर एक्ट, ठीक है, सन 1990 में ही, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से यहां पर अफस्पा लगाया गया। और अफस्पा का जो सबसे बड़ा रोल था वो क्या था, तो आपको बता दूं कि वो अफस्पा के जो सिपाही होते थे, जो सैनिक होते थे, जो फोर्स होती थी, ये शक के निगाह पर देखे गए अगर किसी व्यक्ति को देखते थे, उनकी तलाशी, उनकी गिरफ्तारी ले सकते थे। मतलब जैसे आपने पुराने समय में पढ़ा था रॉलेट एक्ट को, ठीक उसी तरह से अफस्पा हुआ करता था। अफस्पा के आने के बाद लोगों की हालत खराब हो गई, लोगों को लगा यार कि अब जो है सबका बच पाना बड़ा मुश्किल है, और अफस्पा शायद नहीं लगा होता तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से चला गया होता है, क्योंकि इतना बड़ा विस्थापन के बाद उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो बड़ी मेहनत से अफस्पा के लोगों ने, ठीक है, जो फोर्स के लोग थे, उन्होंने पूरे कश्मीर मुद्दे को धीरे धीरे शांत किया। आगे आपको पता होगा कारगिल का युद्ध आता है, कारगिल विवाद आता है, उसके बारे में आपको बता दूं। कारगिल जो कि एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है, वहां पर जो सैनिक होते हैं नवंबर दिसंबर, जिसमें ठंडी स्टार्ट होती है, वो नीचे उतरने लगते हैं, और जब ठंडी समाप्त होती है अप्रैल मई जून में, ठीक है, तो वो ऊपर चढ़ाई करते हैं और वहां जाके अपनी चौकियां बना लेते हैं। तो यही काम हर साल होता है, ठीक है। जब भी ठंडी में आएगा भाई माइनस वहां टेम्परेचर हो जाता है, तो लोग वहां से नीचे आ जाते हैं, जो सैनिक होते हैं उनको नीचे बुला लिया जाता है, भाई आप नीचे आ जाओ, और जब ठंडी समाप्त होता है तो फिर से ऊपर चले जाते हैं और वहां से निगरानी रखते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पर्वतीय वन है, पर्वतीय जंगल हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, नदियां हैं, खाइयां हैं, इस वजह से उनका हर जगह तार लगा के उनको बाउंड्रीकृत करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जगह जगह चौकियां बना करके नजर रखा जाता है, कहीं कोई आदमी जो है इस तरह की घटनाओं में शामिल तो नहीं है, ताकि जिससे आम सिविल नागरिकों को जो है प्रॉब्लम्स हो जाएं। होता क्या है यहाँ पर कि जब लोग नीचे उतर के आते हैं तो उनके नीचे आने के दौरान ही पाकिस्तान ने अपनी चौकी स्थापित कर लिया कारगिल के ऊपर। दोस्तों आप मूवी देखिए एलओसी कारगिल, बहुत बेहतरीन मूवी है, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। वो जो कारगिल के ऊपर टॉप पर पाकिस्तानी आर्मी रहती है, ठीक है, हमारे नीचे उतरने के बाद वो जाके वहां पर अपनी चौकी बनाते हैं। वो तो एक चरवाहा रहता है, वो आके जानकारी देता। 3 मई 1999 की घटना है। कब? 3 मई 1999 की घटना है कि एक चरवाहे ने आकर जानकारी दिया कि पाकिस्तान ने अपनी चौकी बना ली है, कहां पर? कारगिल में। और उसके बाद हाहाकार मच गया। हाहाकार कैसे मचा? जो हमारी मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तो एक मिशन चलाना पड़ेगा, और उसके लिए एक मिशन आया ऑपरेशन विजय। याद रखिए, मिलिट्री के द्वारा
जो मिशन चलाया गया वो क्या है, तो ओ लिख दे रहा हूं, ओ से ऑपरेशन विजय, ठीक है। और एयर फोर्स को भी इसमें शामिल किया गया क्योंकि मिलिट्री को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए क्या होता है, ऐसे पहले मिटा देता हूं तब आपको चीजें समझाता हूं। होता क्या है ना कि पहाड़ पर जो टॉप पर थे वो कौन थे, पाकिस्तानी थे, ठीक है। नीचे की तरफ जो है इंडियन आर्मी थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वहां तक तोप के जो गोले थे। अब जैसे यहां पर देखिए टॉप पर यहां पर जो पाकिस्तान ने अपनी चौकियां बना ली है, ठीक है, और इधर साइड भारत है। अब भारत से अगर कोई ऊपर चढ़ना चाहेगा, यहां से आप तोप लगाओगे भी तो जो बम मारोगे वो ऐसे करके जाने में बड़ा दिक्कत करता था, ठीक है, और सीधा नहीं जा पाता, जबकि ऊपर से चीजें नीचे बड़े आराम से आ जाती थी, ठीक है। इस वजह से बड़ी दिक्कत होती थी और उसके बाद आर्मी को लगा कि हमको एयरफोर्स का हेल्प लेना पड़ेगा और उसने लिया भी, एयरफोर्स का हेल्प लिया। तो यहां पर एयरफोर्स के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। क्या नाम था, सफेद सागर। सफेद सागर क्यों दोस्तों, क्योंकि वैसे भी वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऐसे ही सफेद सागर, याद रखिएगा, सफेद सागर। ये स्टार्ट हुआ। फाइनली ये लड़ाई कब समाप्त होती, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे और उनके समय में लड़ाई हुआ, ठीक है। तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस मनाया जाता है और वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ करके मार मार करके भगाया गया, ठीक है। और फिर से भूल गए, उनकी आदत है, 1948 भी भूल गए, 1965 भी भूल गए, 1971 भी भूल गए, 1999 भी भूल गए, और आगे आने वाले समय में जब जब वो इस तरह के कारनामे करेंगे उनको हर बार सबक सिखाया जाएगा। उनको अभी भी सबक सीख लेना चाहिए। देखिए पाकिस्तान है क्या यार, उसको चाहिए यार कि वो अपने देश को डेवलप करने के ऊपर फोकस करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, एजुकेशन बढ़ाए, वहां पर हेल्थ स्कीम्स लेके आए ताकि वो सभी को जो है अच्छे से इलाज कर सके, अपने यहाँ के संविधान को मजबूत बनाए, ठीक है, अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए, अपने यहाँ के इकोनॉमी को मजबूत बनाए। मतलब इन सब चीजों को छोड़ करके क्या पड़ा यार, हमको जम्मू कश्मीर चाहिए, मुंह उठा के चला आता है। भाई जितना है उतना तो चला नहीं पा रहे हो, अपने यहाँ मस्जिदों में बम विस्फोट कर जितना है उतना देख नहीं पा रहे हो, दूसरा हमको जम्मू कश्मीर चाहिए, क्या करोगे, चला लोगे जम्मू कश्मीर को, कुछ नहीं कर सकते। अरे पहले अपनी इकोनॉमी तो डेवलप करो मेरे भाई। क्या मतलब देशों की क्या समस्या रह गई, दुनिया कहां जा रही है बताइए। नासा चला गया मंगल ग्रह पर, ये जम्मू कश्मीर के लिए मार कर रहा है। सोचना चाहिए इस बात को यार, जो चीजें आपके पास है उसमें आप बेस्ट करने की सोचो, उसमें आप अच्छा करने की सोचो। जो जगह आपको दिया गया है, ठीक है, जो जगह पे आपको मिला है उस जगह को डेवलप करो, कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपना। आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारिए, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को सुधारिए। भारत के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जो राजनीति है उन सबको छोड़ करके हम अपने देश को कैसे ग्रो करें। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम पाकिस्तान से बहुत मजबूत हैं, अरे और भी देश हैं यार, यही रह गया पाकिस्तान से कंपेयर करोगे, यही रह गया। कंपेयर करने का भी एक तरीका होता है, कैसे कंपेयर करते हो बताओ। तो अच्छे देशों से कंपेयर करो, हमको अपने देश को अच्छा बनाना है, हमको अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था मजबूत करनी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने केसेस लटके हैं, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं, उस पर ध्यान दो। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसको मजबूत करो, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बैंकिंग है, जो कम्युनिकेशन है, इन सारी चीजों को मजबूत करो। लोगों को रोजगार दो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को इनिशिएटिव करने के लिए एकदम उनको प्रेरित करो कि कुछ नया करें, कुछ आविष्कार करें, कुछ आगे बढ़ें। ये सारी चीजें होनी चाहिए। हर युवा के पास एक मजबूत ताकत होना चाहिए सोचने की कि हम दुनिया में पैदा हुए हैं, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेस्ट करेंगे। ये चीजें होनी चाहिए, ना कि इस तरह की छोटी मोटी पॉलिटिक्स करने की। हाँ, अगर देश के ऊपर कोई संकट आया है तो उसका भी विचार हमारे देश को करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या है, हमारा अपना देश है, उसके बाद ही तो सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान को समझाना चाहूंगा, भैया जम्मू कश्मीर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, आराम से बैठ करके अपने देश को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, ताकि सारे देश को नाज हो कि पाकिस्तान भी कोई देश है, भारत भी कोई देश है, आप उसमें नाज करो, ये काम करो। छोटा मोटा काम सोच छोड़ दो यार कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए। आप सभी से भी यही कहना चाहूंगा। चलिए आगे देखते हैं यहां क्या हुआ, ये चीजें हो गई। इस तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा लड़ाई यहां पर समाप्त होता है। फाइनली जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें क्या लिखा था यही तो जानना बाकी है, और वही क्या है, वही तो आर्टिकल 370 है। तो मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक दीजिए ताकि मैं आऊं और आपको बता सकूं कि आर्टिकल 370 क्या है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं ये पढ़ने के लिए कि आर्टिकल 370 जो है इसमें क्या लिखा हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि इसमें क्या लिखा हुआ। तो आपको बता दूं दोस्तों, पहली बात तो आर्टिकल 370 जो है ये किस भाग में है ये याद रखिए, तो इसका भाग 21 है। बाकी अगर आपसे आर्टिकल पूछता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपको ही पता है कि इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 370। देखिए धारा 370 कई लोग बोलते हैं, ये बड़ा गलत बोलते हैं, धारा नहीं है दोस्तों। जो संविधान में लिखे गए उनका आर्टिकल
आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है, धारा नहीं होती है। तो आपको क्या बोलना है, आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 कहां पे दिया गया, किस भाग में, तो भाग 21 में दिया गया है। ठीक है, टोटल कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, आप सभी को पता है। तो भाग 21 में आर्टिकल 370 दी गई है। अच्छा, भाग 21 का शीर्षक कभी कभी आपसे पूछ लेता है, शीर्षक क्या है, तो शीर्षक याद रखेगा अस्थाई, शीर्षक देखिए अस्थाई, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान, यानी इस राज्य के लिए अलग से प्रावधान किया गया। ये इसका हेडिंग है, ये इसका शीर्षक है, किसका, भाग 21 का शीर्षक है, जिसके तहत आर्टिकल 370 को बताया गया है। कुछ चीजें, आम चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बात याद रखिए कि पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान यानी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और उसके लिए जो वहां का विधानमंडल है, याद रखिए द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधान परिषद भी वहां पर है और साथ साथ विधानसभा भी है। और एक एक्सेप्शन भी वहां लागू होता है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं 29 राज्य में से 28 राज्य, वहां पर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, जो वहां के कौन होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा या विधान परिषद है उसके लिए कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज याद रखने वाली बात कि कौन कौन से मामले जम्मू कश्मीर के भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिए एक तो प्रतिरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिरक्षा का मामला। ठीक है, दूसरा मामला है विदेशी मामले, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित अगर कोई विदेशी मामला है तो उस पर भी किसका कंट्रोल हस्तक्षेप होगा, भारत सरकार का। और तीसरा है संचार। ये 3 वह स्थान है जम्मू कश्मीर के, वो पॉइंट्स हैं जिस पे भारत सरकार का नियंत्रण बना हुआ है। इसके अलावा जितनी भी चीजें वहां पर जम्मू कश्मीर में जो राज्य सरकार होगी उसका नियंत्रण बना हुआ है। अब अगली बात यह आती है कि जम्मू कश्मीर में जो संविधान बना है उसका अलग से, जिसको किसने ड्राफ्ट किया था, गोपाला स्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला ने ड्राफ्ट किया था। वो संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो याद रखिए 17 नवंबर 1952 को उस संविधान को एक्सेप्ट किया गया। कब, 17 नवंबर 1952 को याद रखिए स्वीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। जबकि लागू कब हुआ है, तो 26 नवंबर 5 साल बाद 1957 को यह लागू किया गया। तो याद रखिएगा 52 में स्वीकार किया गया और 57 में लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इसको जरूर से याद रखिए। यहां पे 17 नवंबर, यहां पे 26 नवंबर 1952, 52, 5, 57, तो याद रखिएगा इस समय लागू किया गया। अगली बात आती है दोस्तों कि वहां पर जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यों का हेड कौन होता है, कार्यपालिका का प्रधान। तो कार्यपालिका के प्रधान को वहां पर सदर रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सदर रियासत। बाद में एक संशोधन किया गया जम्मू कश्मीर के संविधान में, 6वां संविधान संशोधन। कब, जिस समय लड़ाई हुआ था भारत पाकिस्तान का 1965 में। कौन सा संशोधन, याद रखिए अनुच्छेद में नहीं, मतलब हमारे संविधान में हुआ था, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वहां पर संशोधन हुआ था, 6वां संविधान संशोधन। और उसके तहत जो सदर रियासत होती थी, सदर रियासत किसको, जो वहां का हेड होता था उसको सदर रियासत कहते थे, उसको राज्यपाल कहने लगा गया। क्योंकि और राज्यों में क्या था, राज्यपाल ही कहा जाता था, तो राज्यपाल यहां भी कहने लगे। ठीक है, शुरुआत में उसको सदर रियासत कहा जाता था, कार्यपालिका के प्रधान को। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, आप सभी को पता है, याद रखेगा। एक और अद्भुत चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर दोहरी नागरिकता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर दोहरी नागरिकता है। सर दोहरी नागरिकता मतलब दो नागरिकता, हाँ, एक तो भारत की नागरिकता, दूसरी जम्मू कश्मीर की नागरिकता। जी हां, याद रखिए आर्टिकल 370 कहता है, क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए दोहरी नागरिकता लागू करता है, भारत के निवासी साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के निवासी। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उसमें यही नेहरू जी ने कहा, भाई हम कैसे माने कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हमारे लोग भी हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आपका भी अस्तित्व बना रहे, यानी जम्मू कश्मीर की नागरिकता वहां के लोगों को रहेगी, साथ ही साथ भारत की भी नागरिकता रहेगी। ये हो गया। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब, दोहरी नागरिकता का मतलब है दोस्तों को वहां पर जो नौकरी है यानी वहां के लोगों को मिलेगी नौकरी, इसके अलावा संपत्ति हो गया, निवास हो गया, ये सारी सुविधाएं वहां पे रहने वाले लोगों के लिए ही लागू होगी, दूसरे को नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप चाहो कि आप वहां जाके नौकरी करो तो ये संभव नहीं है। ठीक है,
आप कैसे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहां जा सकते हो, लेकिन आप वहां के स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे नौकरी नहीं कर सकते, वहां पे किसी तरह का जमीन, घर, बंगला, ये दुकान, ये सब नहीं खरीद सकते, वहां पे निवास नहीं कर सकते, घूमने टहलने जा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि हम रास्ते खुली रखेंगे, यानी आना जाना हो सकता है, लोग आए, घूमे टहले, रुके, खाए पिए और जाए, यहां से अस्थाई निवास वहां पे नहीं कर सकते आप। हाँ, कमरा लेके चाहो तो रह सकते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, वहां पे कमरा देना है तो वहां पे खा पी सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीजें हैं। अब आपके मन में आएगा सर आर्टिकल 370 की जो सबसे बढ़िया बढ़िया बात हो आप बता दीजिए। पहली बात आपको याद रखना है दोहरी नागरिकता। लिख दूं क्या? सुनते जाओ ना, समझ जाओगे ऐसे भी, दोहरी नागरिकता। दूसरी बात यह दोस्तों कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर का अलग से उसका अपना राष्ट्र ध्वज है, जबकि और किसी के पास ऐसा नहीं है। हां, कुछ दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा था कि कर्नाटक राज्य जो है उसने अपना एक अलग राष्ट्र ध्वज बनाया है, जबकि ये चीजें गलत है। अभी हाल ही में सुना था कि ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के लिए एक अलग राष्ट्रध्वज लाना चाह रही हैं। ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है, ढेर सारे राज्य में शामिल है, तो कोई भी राज्य, शुरू में कहा गया कि अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित कर सकता। हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अलग से प्रावधान है, लेकिन बाकी राज्यों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो भारत में है, इस बात को माने और उस गर्व भी फील करें और अच्छे से काम करें, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश ना करें। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि ये सारी चीजें मैनेज करके रहें। फिलहाल तो बात यह है कि आर्टिकल 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग राष्ट्र ध्वज है। इसके अलावा वहां की जो राजभाषा है वो कौन सी है? उर्दू है। हाँ, एक चीज और है कि विधानमंडल जब तक प्रावधान ना करे तब तक विधानमंडल के कार्य जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। बाकी 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, मैं आपको बता चुका हूं। अगली चीज दोस्तों ये है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मान्य होता। कई लोग बोलते हैं कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता कि तुरंत आर्टिकल 370 हट जाए। नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट वहां पर आदेश मान्य नहीं है। आदेश कैसे मान्य होगा? अगर उसको अलग से संविधान में संशोधन किया जाएगा, जम्मू कश्मीर के संविधान में डाला जाएगा बातों को, तब वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, तब वहां पर लागू होगा। अदरवाइज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, आदेश है, ऑर्डर है, ठीक है, वो भी वहां पर मान्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज, एक शादी का मैटर दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, कहानी सुनिए उसके लिए। जम्मू कश्मीर की लड़की अगर है और वो भारत के किसी भी राज्य के लड़के से विवाह कर लेती है, सपोज करो कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की दिल्ली में आकर शादी कर लेती है, तो उस लड़की की नागरिकता वहां से समाप्त हो जाएगी और वो लड़की कहां की नागरिकता मिल जाएगी? उसको दिल्ली की यानी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी लड़का, अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर ले तो भाई लड़की की नागरिकता समाप्त करके उसको पाकिस्तानी की नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अपोजिट हो जाता है। उस पाकिस्तानी व्यक्ति को कहां की नागरिकता मिल जाती है? जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। और इसका जो आतंकवादी गुट है, जो संगठन है, जो पाकिस्तानी है, इसी बात का बहुत फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी जम्मू कश्मीर की लड़की से विवाह कर लेते हैं और उसके बाद उनकी नागरिकता क्या हो जाती है? भारतीय हो जाती है और भारत में आ जाते हैं और वो वैध भी हो जाते हैं, वैलिड हो गया ना, अब कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए हो रहा है कि नहीं, इस चीज को चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ, एक चीज और, यहां पर महिलाओं के लिए जो कानून लागू है, शरीयत कानून लागू। शरीयत एक कानून होता है मुस्लिम महिलाओं के लिए, ठीक है, जिस तरह से हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ होता है उसी तरह से उनके लिए शरीयत कानून होता है। तो महिलाओं के लिए शरीयत कानून लागू है। इसके अलावा वहां पर आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, सीएजी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ये सारा कुछ भी वहां पर मान्य नहीं है, याद रखेगा। और एक चीज और, क्योंकि उनका राष्ट्रीय ध्वज अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते नहीं हैं, इसी वजह से अगर वो वहां पर किसी भी तरह का राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान होता है, मतलब हमारे तिरंगे को जलाया जाता है वहां के लोगों के द्वारा, या उसको फाड़ा जाता है या उसका अपमान किया जाता है, वो देशद्रोह नहीं माना जाएगा। इसीलिए उनकी आदत खराब हो गई है। 370 में ऐसे ऐसे प्रावधान है, इसीलिए उनकी आदत खराब हो गई। ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत का एक अंग है, तो भारत की ये बातें उन पर भी लागू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी का फायदा वहां उठाया जाता है। इसके अलावा जो आपातकाल है, पहली बात तो ये लिखा गया है कि 370 किसी भी कीमत पे वहां लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ इस तरह के केसेस बनते हैं, अभी तो भारत में ही कभी नहीं लागू हुआ 360 वित्तीय आपातकाल अभी भारत में भी कभी नहीं लागू हुआ, तो वहां पे भी ये कहा गया कि 370 नहीं लागू होगा। 352 दोस्तों जो है, यानी उसमें क्या बताया गया? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया।
आपातकाल है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो भारत के किसी एक भाग में या वहां पर जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन याद रखिए 352 जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से ही लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। और ऐसा कब हुआ था? 1986 में ऐसा हुआ था, ठीक है। 1986 वही साल है जब 1987 में चुनाव हुआ था, फारूक अब्दुल्ला जो है वहां के सीएम चुने गए थे। तो उस समय हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड, इन दोनों लोगों का आतंक वहां थोड़ा बढ़ गया था, तब उस समय राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया गया था, याद रखिएगा 1986 में। इसके अलावा 356 जो कि संवैधानिक तंत्र की विफलता बताता है और राज्यपाल के अनुदेश पर जो है वहां पर राज्यपाल शासन लग जाता है या ठीक है आपातकाल लगता है, तो वो भी लग सकता है। और वो उसके लिए सरकार फ्री लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में धारा 92 के तहत वहां पर ये घोषणा कर सकती है। 1977 से लेकर के 77 में लगा था पहली बार, जो पहली बार वो याद रखिए, बार बार वहां लगता रहता है, ठीक है। लेकिन कब? अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तब। इसके अलावा 1976 में शहरी एक भूमि अधिनियम आया था, वो सब भी वहां लागू नहीं होता। मतलब भारत के ज्यादातर नियम जो है वो वहां पे लागू नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह देखते हो, ठीक है, नेगोशिएबल एक्ट वगैरह, वो सब लागू नहीं होता है। यानी पूरा का पूरा संविधान ही वहां का अलग है। तो ये चीजें हैं 370 में, इसको याद रखेगा। और यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में पॉलिटी में हम लोग थोड़ा सा चीजें और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, 8-10 क्लास और चलेगी। इसके बाद पॉलिटी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर से करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु इस वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया से देश के लिए काम करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक चीज और दोस्तों, निवेदन आप सभी से कि अगर एडवर्टीजमेंट आता है आपके चैनल पे तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।